नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, आज जो बात कर रहा हूं मैं, वो बात है उस भूकंप की जो राहुल गांधी ने गुजरात में खड़ा किया है। बहुत समय बाद राहुल गांधी की ऐसी स्पीच या राहुल गांधी का ऐसा जो भाषण है मैंने सुना है, जहां पर ना उन्होंने अडानी का नाम लिया, ना अंबानी का, ना मोदी जी का, ना बीजेपी आरएसएस का। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात की, और बात वो की जो गुजरात से संदेश पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को गया और कांग्रेस पार्टी में एक तरह से हड़कंप मच गया है। जी हाँ, राहुल गांधी के गुजरात के दिए गए भाषण में, जो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन में उन्होंने जो भाषण दिया, पूरे देश की कांग्रेस फिलहाल हिली हुई है। अब जाहिर सी बात है, हिलने की भी दो वजह हैं। एक खुशी में हिल रहे हैं और एक डर में हिल रहे हैं। राहुल गांधी की उस बात को, क्या उन्होंने गुजरात में भाषण दिया, अहमदाबाद में सम्मेलन, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कल और आज 2 दिन गुजरात में उन्होंने लगाए थे, वो तो आपने काफ़ी हद तक सुन भी ली होंगी, लेकिन कुछ मैं सुनाऊंगा भी। लेकिन पूरे देश में कांग्रेस में जो पॉजिटिव असर वहाँ की बातों का हुआ है, उसकी 2 छोटी छोटी झलकियाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बात आधी छोटी सी सुनाऊंगा, लेकिन उन छोटी छोटी बातों पर वहाँ बैठे कार्यकर्ताओं का रिएक्शन ज़रूर देखिएगा। कार्यकर्ताओं का जो रिएक्शन है, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता, जो सच्चा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो इस वक्त वही रिएक्शन दे रहा है। और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। दस 15 20 30 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। आपने देखा 2 बातों पर वहाँ बैठा, उस हॉल में बैठा पूरा कार्यकर्ता मानो ऐसे खुश हुआ जैसे उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत पा ली हो। पहली बात थी जब राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया कि हमारी पार्टी में बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, और दूसरा जब उन्होंने ऐलान किया कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करने का समय आ गया है। दोनों ही चीज़ें हम तो बाहर से देख के पत्रकार के नाते बहुत कई दिनों से बहुत बारी बोल चुके हैं। अंदर बैठा कार्यकर्ता भी ये जानता है। अंदर बैठा कार्यकर्ता अपनी पार्टी के शीर्ष नेता से ये सुनना चाहता था, और आज जब शीर्ष नेता ने ये बात रखी तो वो हॉल में बैठा जो कार्यकर्ता है वो गूंज उठा। उसकी तालियों की गड़गड़ाहट और उसका जोश 10 गुना बढ़ गया, और उस जोश की जो कंपन है वो पूरे देश में कांग्रेस से जुड़े हर आदमी ने महसूस की। जो सच्चा कांग्रेसी है उसने पॉजिटिव महसूस की, हाँ आज हमारे नेता ने सही और सच्ची बात की है। और जो स्लीपर सेल है, जो एसी रूम में बैठ के पॉलिटिक्स करने वाले हैं, उनकी आज, अगर मैं देसी भाषा में कहूँ ना, देसी भाषा में, राहुल गांधी की बात से पैंट गीली हो रही होगी। जरा एक बार सुन लीजिए ये राहुल गांधी की पूरी बात, आपको पूरा क्रक्स समझ में आएगा कि कांग्रेस की नब्ज को राहुल गांधी ने कितनी बेहतरीन तरीके से समझ लिया है, और इस नब्ज को अब राहुल गांधी कैसे ठीक करने वाले हैं, इस छोटे बयान में आपको पूरा नजर आ जाएगा। कि गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर 2 टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है,
जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है, और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। तो मेरी जिम्मेदारी ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, ये जो दो ग्रुप्स हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। अब ये बयान आपने पूरा सुना। इस बयान में कांग्रेस पार्टी की पूरी बीमारी और उसका इलाज दर्ज है। यानी राहुल गांधी ने जो कांग्रेस में बदलाव शुरू किया है, उस बदलाव के पीछे राहुल गांधी का मकसद साफ दिख गया है। यानी कि जो हम लोग भी, मैं अपने आप को भी उसमें इंक्लूड कर रहा हूं, मैंने भी 1-2 बार कहा है और बहुत से लोग कहते थे कि राहुल गांधी को कांग्रेस के अंदर की सच्चाई ही मालूम नहीं है। उन सब को, हम सब को राहुल गांधी ने आज झूठा, या यूं कहे हम सब को एक तरह से गलत साबित कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने छोटे भाषण में ही पूरी सच्चाई पार्टी की रख दी और एक एक चीज़ बता दी कि उन्हें हर चीज़ मालूम है। जब वो रेस के घोड़े और शादी के घोड़े का जिक्र करते हैं, उदाहरण देते हैं, उस उदाहरण को आज आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जब बीजेपी के स्लीपर सेल्स पर जो सीधा हमला किया ना, वहाँ असल जो नब्ज़ है, कांग्रेस की बीमारी की जो असल नब्ज़ है, वो पकड़ लिया उन्होंने। क्योंकि हम भी कई बार कह चुके हैं कि जब तक ये स्लीपर सेल्स कांग्रेस से बाहर नहीं होंगे, तब तक कांग्रेस जितनी मर्जी कोशिश कर ले, संगठनात्मक रूप से भी और अपने जनाधार बढ़ाने के रूप से भी कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन आज राहुल गांधी ने जब ये कह दिया तो समझिए कि उन्हें पता है, इसका मतलब है इलाज शुरू हो चुका है। जब वो गुजरात की धरती से, जहां पर उनका ड्रीम सियासी प्रोजेक्ट है बीजेपी को हराने का, मोदी शाह को हराने का, अगर वहां पर वो कह सकते हैं कि नेताओं को बाहर करना चाहिए, वहां पर राहुल गांधी कहते हैं कि ना हमारा जो पीसीसी प्रेसिडेंट है, ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ना ब्लॉक प्रेसिडेंट उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, जहां वो ऐलान कर सकते हैं कि कांग्रेस को जब तक पब्लिक के बीच जाकर पब्लिक की सिंपैथी या पब्लिक का साथ जीतने की काबिलियत नहीं आती, तब तक हमें गुजरात में जीतने का हक नहीं है। तो आप समझिए कि फिर राहुल गांधी वो सिर्फ गुजरात के लिए नहीं कह रहे, उनका पूरे देश की कांग्रेस को ये मैसेज था और पूरे देश की कांग्रेस के लिए बदलाव का अब जो दौर है वो तेजी से शुरू होने वाला है। बिजनेसमैन हैं, उनके लिए, जो मेरी बहनें हैं उनके लिए आया हूं। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी की क्या जिम्मेदारी है। अब तकरीबन 30 साल हो गए हम यहां सरकार में नहीं हैं,
और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017 चुनाव पे होता है, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। और सचमुच में हमें गुजरात की जनता से यह मांगना भी नहीं चाहिए कि आप हमें सरकार दीजिए, जब तक हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। अब जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमें चुनाव की सोचना चाहिए, चुनाव का जो है अभी फिलहाल भूल जाना चाहिए, और हमें तब तक जनता से ये कहने का हक नहीं है कि हमें जिताइए जब तक हम जनता के बीच में नहीं जाते। तो ये मकसद सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, हाँ मैं मानता हूँ गुजरात उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। राहुल गांधी ने पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद जब हरियाणा और महाराष्ट्र हारे, उसके बाद उन्होंने तय कर लिया था कि वो कांग्रेस पार्टी को वहाँ से शुरुआत करेंगे मजबूत करने की जहाँ कांग्रेस पार्टी सबसे कमज़ोर है। और इस लिस्ट में टॉप पर है गुजरात, दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। इन दो राज्यों को कांग्रेस ने फोकस किया। फिर उसके बाद आप मान के चलिए उड़ीसा में इसीलिए प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष तुरंत चुने गए, और उसके बाद असम। ये कुछ राज्य हैं जो छांटे हुए हैं, लेकिन टॉप प्रायोरिटी में गुजरात और उत्तर प्रदेश है। उसकी वजह है, उसकी राजनीतिक वजह है। बैकबोन है ये दो राज्य, गुजरात और उत्तर प्रदेश, बीजेपी की फिलहाल। अगर इन दो राज्यों में बीजेपी को कमज़ोर कर पाई कांग्रेस, तो बाकी राज्यों में बीजेपी यूं ही हिल जाएगी, क्योंकि जड़ें अगर हिला दी तो बीजेपी का जो पेड़ की बाकी शाखाएं वो हिलनी शुरू हो जाएगी। इस पूरे देश में बीजेपी के गुजरात मॉडल का एक गुब्बारा बीजेपी ने घुमा रखा है कि गुजरात मॉडल ये है, गुजरात मॉडल वो है। अगर एक बार लोगों ने गुजरात मॉडल रिजेक्ट कर दिया, फिर बीजेपी का वही हाल होगा जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल का है कि उनका दिल्ली मॉडल जो वो बेचा करते थे सब जगह, वो दिल्ली मॉडल रिजेक्ट हो गया। तो अब उनके लिए मुश्किल है कहीं और अपने आप को बेचना। यही बीजेपी के साथ करना चाहते हैं। गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश भी आप मान लीजिए, इसमें मध्य प्रदेश, असम और उड़ीसा, ऐसे राज्यों में अगर कांग्रेस खड़ी हो पाती है, बीजेपी को हिला पाती है, तो 2029 के लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएगी। और आज के इस राहुल गांधी के पूरे 2 दिन के दौरे में और आज के भाषण से मैं ये भी निकाल के मान के चल रहा हूँ, जो निष्कर्ष मुझे निकल रहा है कि राहुल गांधी फिलहाल बहुत 2029 को लेके पूरे बहुत बड़ा कोई सपना नहीं संजोए हुए हैं या बहुत बड़ा कोई मिशन लेके नहीं चल रहे हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी 150 से लेके 170 सीट का टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसके लिए वो ऐसे टफ राज्य चुन रहे हैं जहां सबसे मुश्किल लड़ाई कांग्रेस को लड़नी है। और अगर वहां से कुछ कामयाबी हासिल कर पाती है कांग्रेस, तो दूसरे राज्यों में उसका मोमेंटम ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा। कांग्रेस के लिए आसानी से 150 और 170 सीट के आसपास पहुंचना आसान हो जाएगा। दूसरी बात है कि वहां पर गुजरात में राहुल गांधी ने साफ कहा कि हाँ, विपक्ष के पास 40% वोट है, यानी वो जानते हैं 40% वोट है। उन्होंने कहा सिर्फ 5% बढ़ाने की ज़रूरत है। 5% बढ़ जाता है तो बीजेपी बाहर का रास्ता,
कांग्रेस अंदर का रास्ता हो सकती है। लेकिन जब वो कहते हैं कि 40% विपक्ष के पास है, 5% हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आप ये मान के चलिए कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को लपेट लिया। उनके हिसाब से आम आदमी पार्टी को साफ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में तकरीबन 14-15% वोट आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खा गई थी। या तो राहुल गांधी ये मान के चल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का अब कोई वजूद नहीं बचा है, और अगर ये नहीं मान के चल रहे तो उन्होंने संदेश दे दिया है कि आम आदमी पार्टी को भी साफ करते चलना है। 5% अगर वो गुजरात में कह रहे कि 5% बढ़ाना है, तो फिर उत्तर प्रदेश में भी कोई बहुत बड़ा टारगेट फिलहाल वो नहीं देने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़े प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ राहुल गांधी चल रहे हैं। कोई बहुत ऐसा टारगेट लेके नहीं चल रहे हैं जिसको लेके हमें लगे कि इम्पॉसिबल है। 5% गुजरात में अगर कहते हैं कि 5% बढ़ाने हैं, तो आप सोचिए बाकी राज्यों के लिए भी ऐसे ही छोटे छोटा टारगेट लेकर चल रहे हैं। इसी छोटे छोटे टारगेट को लेकर मैंने समझा है कि 150 से 170-75 सीटों का टारगेट लेके फिलहाल 2029 का टारगेट राहुल गांधी के सामने है। जाहिर सी बात है वो टारगेट 225-230 का रखेंगे, तब जाके 170 और 150 के बीच का टारगेट जो है वो अचीव हो पाएगा। लेकिन आज के भाषण से एक सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने बताया वो ये है कि स्लीपर सेल्स में हड़कंप मच गया है। जब राहुल गांधी ने बाहर फेंकने तक की बात कह दी, याद कीजिए कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी पार्टी में अभी भी कुछ हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पार्टी को साफ कर रहे हैं, हम पार्टी साफ नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी हमारी पार्टी को साफ करें, ये कहा था दिल्ली में उन्होंने एक फंक्शन में। आज लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर फेंकने की ज़रूरत है। तो ये बात सुन के स्लीपर सेल्स में फिलहाल हड़कंप मच चुका है, क्योंकि वो समझ गए कि अब जो है वो रास्ता बाहर का होना है। और जो निष्क्रिय बैठे नेता है, जो मठाधीश बने बैठे हैं, जो एसी रूम पॉलिटिक्स करने वाले नेता हैं, उन्हें भी एक ही मंच से सीधा संदेश दे दिया, या तो ज़मीन पे उतरिए नहीं तो अपने घर बैठिए। ये अप्रोच की ज़रूरत कांग्रेस को पिछले 10 साल से महसूस हो रही थी। पिछले 10 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता इसी अप्रोच की तो मांग कर रहा था। राहुल गांधी इस अप्रोच पर आए, देर हो गई लेकिन आ गए। वो कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली। चलिए अब इसी फार्मूले पर चलिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता फिलहाल यही सोच के खुश हो रहा होगा कि दुर्घटना होने से पहले कुछ तो दुरुस्तगी आई। 11 साल हो गए, बेशक 3 टेन्योर मिल गए मोदी जी को। अल्टीमेटली धीरे धीरे कांग्रेस पर जो वो एसी रूम पॉलिटिक्स करने वाले नेता है, या यूँ कहें कि सोनिया गांधी के ज़माने में जो पनपे नेता है, जिन्हें लगता था कि सत्ता तो घूम फिर के हमारे पास ही आएगी, अब उनके चंगुल से धीरे धीरे पार्टी बाहर आ रही है। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि ऐसे नेताओं के चेहरे पर बयानों में फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण है मणिशंकर अय्यर, जो उस राजीव गांधी के लिए उन्होंने बयान ऐसा उल्टा सीधा दिया जो राजीव गांधी उन्हें राजनीति में लेके आए। इस तरह के बयान अभी आपको और कुछ सुनने को मिल सकते हैं। लेकिन अब तक जो राहुल गांधी की राजनीति देखी है मैंने 2004 से अभी तक, एक बात तो समझ में आ गई कि राहुल गांधी वो काम कभी नहीं करेंगे जो करवाने की उनसे कोशिश की जाएगी। यानी अगर आप उन्हें दबाने की कोशिश करोगे, बयानबाजी करके, धमका के किसी तरह से, तब तो राहुल गांधी ये मान के चले कि आपके खिलाफ खड़े हैं। प्यार से वो आदमी कुछ भी कर सकता है, लॉजिक से वो आदमी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि दिल से साफ है और सच बोलता है। लेकिन अगर ब्लैकमेलिंग और प्रेशर पॉलिटिक्स करोगे, तब वो आदमी बिल्कुल नहीं करेगा। और फिलहाल ये मठाधीश प्रेशर पॉलिटिक्स पे ही उतर आए हैं। और बहुत सारे लोग, आप सोच के हैरान होंगे कि आज बहुत से लोग सोशल मीडिया पे राहुल गांधी के इस नए रूप और राहुल गांधी के इस मच अवेटेड बयान का क्रेडिट केसी वेणुगोपाल को भी दे रहे हैं। जी हाँ, केसी वेणुगोपाल को इसका क्रेडिट दे रहे हैं। वो इसलिए जो कह रहे हैं कि पहली बार बड़े टाइम बाद ऐसा हुआ कि राहुल गांधी कहीं दौरे पर है और केसी वेणुगोपाल उनके साथ नहीं है। केसी वेणुगोपाल साथ नहीं है तो राहुल गांधी ने खुल के सारी बातें रख दी और
जो कहना था दो टूक शब्दों में कह दिया। अगर केसी वेणुगोपाल साथ होते तो शायद यहाँ भी राहुल गांधी को किसी तरह मैनेज करके बातों को गोलमोल करवा देते। इसलिए केसी वेणुगोपाल को लोग थैंक यू कह रहे हैं कि आज आप नहीं गए राहुल गांधी के साथ। ये हालत कांग्रेस में हो गई है। देर आए दुरुस्त आए, 2025 से 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 तक कांग्रेस ने संगठनात्मक सृजन साल इसका नाम दिया है। यानी इस एक साल में कांग्रेस संगठन को मजबूत करना चाहती है। और हम सब, अपने आप को मानता हूँ उसमें, हम सब मानते थे कि ये कांग्रेस की कहने की बात है, फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन नहीं, इस बार सच में कांग्रेस में हो रहा है, कुछ होता दिख रहा है, कुछ शुरुआत हुई है। और उम्मीद करते हैं कि अब एक खबर और आई है कि कुछ ही समय में और जिलाध्यक्षों के साथ, पूरे देश के जिलाध्यक्षों के साथ, तकरीबन 790 जिलाध्यक्षों के साथ राहुल गांधी दिल्ली में फिर बैठक करने वाला है। यानी राहुल गांधी अब प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी इनसे जो है फीडबैक नहीं लेंगे, वो सीधा ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता नेताओं से फीडबैक लेना चाहते हैं। वो असल हकीकत जानना चाहते हैं कि दिक्कत आ कहाँ रही है, पार्टी क्यों खड़ी नहीं हो पा रही। इसलिए वो जिला अध्यक्षों से मिल रहे हैं। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, गुजरात में आज पूरे भाषण में उन्होंने जो भी वहाँ पर करने के लिए कहा उसमें खुद को इंक्लूड किया। उन्होंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों को जो स्लीपर सेल है उनको बाहर करने का कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लोगों के बीच जाने के लिए कहा तो लोकल नेताओं के साथ कहा ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं भी जाऊंगा। इसका मतलब गुजरात में अब राहुल गांधी आपको काफ़ी जाते हुए दिखेंगे। जितना राहुल गांधी गुजरात में जाएंगे, समझो मोदी शाह की जोड़ी को उतनी ही परेशानी होगी। राहुल गांधी अभी 2 दिन के लिए थे तो मोदी जी भी गुजरात पहुंच गए। अब राहुल गांधी बार बार अगर गुजरात जाते दिखेंगे तो मोदी शाह का भी ज़्यादा वक्त गुजरात में ही गुजरेगा। तो वो एक पॉलिटिकल संदेश चला जाता है। तो एक स्ट्रेटेजिकली, ऑर्गेनाइजेशनली और थॉटफुल प्रोसेस में फ़िलहाल कांग्रेस आगे बढ़ती दिख रही है। लेकिन फिर वही बात कि मैं फिर वो जो कहना नहीं चाहता था वो कहना पड़ रहा है। केसी वेणुगोपाल का अब क्या रोल रहेगा? क्या राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल को केरल भेजने का मन बना लिया है, इसलिए आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है? क्या राहुल गांधी ने कोई नया संगठन महासचिव चुन लिया है? या राहुल गांधी की आज सी बातों से एक लीफ ये भी निकलता है कि प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, इसलिए राहुल गांधी अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं और इस तरह के बोल्ड स्टेटमेंट और बोल्ड डिसीजन लेने की बात कर रहे हैं वो, कि बोझ बांटने के लिए प्रियंका गांधी को इम्पोर्टेंट पोजीशन लेने वाली, जिसमें खास करके वो इलेक्शन मैनेजमेंट वाला जो बनने वाली है टीम, उसको हेड करने की, जो इक्वलेंट टू जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये सब चीज़ें अगर है तो फिर तो सही रास्ते पर है कांग्रेस। फिलहाल इंतज़ार करते हैं कि अब राहुल गांधी आगे जो जिलाध्यक्षों के साथ बैठक होनी है या ब्लॉक अध्यक्षों के साथ होंगे पूरे देश के, तब क्या होगा। हाँ, एक चीज़ अंत में ज़रूर कहना चाहूँगा। राहुल गांधी ने गुजरात में कहा कि आप लोगों के बीच जाइए। जब आप लोगों के बीच जाएंगे तब लोग आपसे जुड़ना शुरू करेंगे और आपको उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये राहुल गांधी ने वहाँ कहा। तो उन्हीं राहुल गांधी से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल शाम के वीडियो में या परसों मैंने ये एक चीज़ कही थी कि मैंने कहा कांग्रेस कह रही है कि जिस देश को आज़ादी से बचने के लिए गुजरात से इंस्पिरेशन मिली, महात्मा गांधी वहाँ से चले और सरदार पटेल वहाँ से मिले, वही बात आज राहुल गांधी ने अपने भाषण में रिपीट की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनकी टीम में हमारे वीडियो देखता है, इसीलिए पहले भी कई बार ऐसी चीज़ें रिपीट हुई है जो मैंने कही है वो राहुल गांधी की बातों में झलकी है। तो अगर ऐसा है, उम्मीद करता हूँ ऐसा है, कंफर्म है, मैं ये नहीं कहता, उम्मीद करता हूँ कि अगर ऐसा है तो मैं उन्हीं टीम मेंबर को एक संदेश देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी से ये ज़रूर कहिए कि अगर आपने गुजरात में लोगों, अपने पार्टी पदाधिकारियों से कहा है कि आप लोगों के लिए दरवाजे खुले रखिए, तो कृपा करके अपने दिल्ली में जो इंदिरा भवन नया कांग्रेस ऑफिस बनाया है उसके दरवाजे भी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए खोल दीजिए। वो नो एडमिशन विदाउट परमिशन का बोर्ड वहाँ से हटा दीजिए, ताकि पार्टी
कार्यकर्ता अपने आपकी पार्टी के साथ या हेड ऑफिस के साथ वही कनेक्ट महसूस करे जो अकबर रोड वाले ऑफिस से कनेक्ट महसूस हुआ करता था आपके दादा परदादा के ज़माने से लेके, दादी के ज़माने से लेके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।